हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। रात 8:30 बजे वाली क्लास जो कि ऐसे बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी पीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं सही बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारी की सारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि नॉलेज स्काई पर सारे सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि एपीएफसी को टारगेट किए हुए हैं। एग्ज़ाम आपका पास में है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है बहुत कम समय में। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एपीएफसी में जिस तरह के डीप इन डेप्थ कंटेंट की आपको ज़रूरत है, वो कंटेंट नॉलेज स्काई आप सभी के लिए लेकर आ रहा है। आप नॉलेज स्काई के फ्री कंटेंट को भी किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी पेड कोर्स से कंपेयर कर सकते हैं। मेरा वादा है कि नॉलेज स्काई का जो फ्री कंटेंट है वो कई पेड कोर्सेज से आपको बहुत बेहतर मिलेगा। स्पेशली मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी की, तो ये जो कंटेंट है अकाउंटिंग और इंश्योरेंस, ये जो कंटेंट है ना, ये आपको कहीं भी इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में नहीं मिलने वाला है जितना नॉलेज स्काई आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो कहीं भी जाने से पहले आप नॉलेज स्काई के सिलेबस को एक बार ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी की यदि मैं बात करूँ तो इस एक सब्जेक्ट को हम 3 तरह से आप सभी को कवर करा रहे हैं, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक क्लास मिल रही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास मिल रही है, इसके अलावा आपको एक्ट स्पेशल क्लास मिल रही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सोशल सिक्योरिटी की अलग क्लास मिल रही है। तो इस एक सब्जेक्ट को हम 3 तरह से आप सभी के लिए करा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिक्स, अप्रोचेस, न्यू लेबर कोड, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से एक्ट स्पेशल में सारे के सारे एक्ट जो हैं, एक्ट स्पेशल सीरीज में सारे के सारे एक्ट जो हैं आपको बहुत डिटेल में कराए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी में आपको पूरी की पूरी सोशल सिक्योरिटी कवर कराई जाएगी, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स कवर कराई जाएंगी एंड सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की, आपकी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से 5 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन लिया न्यू लेबर कोड का, बाकी सारी क्लासेस में और चीज़ें हैं। एक्ट स्पेशल की हम बात करें तो एक्ट स्पेशल की आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को कंप्लीट किया हुआ है, जिसके एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली एमसीक्यूज में आपको वीकली जो है वो चीज़ें अवेल कराई जाएंगी। और सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी की आपकी 4 क्लासेस हो चुकी है सोशल सिक्योरिटी की, जिसमें हमने सोशल सिक्योरिटी के 4 अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपको 6 क्लासेस और मिलने वाली है, और वैसे ही आपकी 10 क्लासेस में सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके बाद एक आपको महा मैराथन क्लास दी जाएगी, जिसमें सारी क्लास को समराइज करके आपको पूरी की पूरी सोशल सिक्योरिटी रिवाइज भी करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज का जो वीकली एमसीक्यू स्पेशल क्लास 1 है, और इसमें हम देखने वाले हैं आईडी एक्ट को। जी हाँ दोस्तों, आईडी एक्ट जो आपने इस वीक पढ़ा उस के क्वेश्चन को आप देखने वाले हैं, और हम आगे बढ़ेंगे कहानी में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन आईडी एक्ट। सभी बच्चों ने आईडी एक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ लिया एक्ट स्पेशल सीरीज में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस टेस्ट को अभी तो अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम आती है पहले उन दोनों पोर्शन को देखेंगे, आप दोनों क्लासेस को देखेंगे। लगभग 2 सवा 2 घंटे की आपकी क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस को आप बहुत डिटेल में देख लेंगे तो आपसे आईडी एक्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हर एक एक्ट के बाद मैं आपको इस तरह की क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपको एक्ट डिटेल में भी आप पढ़ लेंगे, डिटेल के साथ साथ आप उसे शॉर्ट एंड समराइज वे में भी देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी से मुझे बता दीजिए लाइव चैट में कि क्या ऑडियो और वीडियो सही प्यारे बच्चों को क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। किसी भी बच्चों को यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वो बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो तो। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, ये भी लाइव चैट में मुझे बता दीजिएगा। और आंसर देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख दिया, तो लाइव चैट में सभी बच्चों को आंसर जो है ना वो इस तरह से देने की, क्वेश्चन 1 का आंसर है, क्वेश्चन 2 का आंसर है, तो मैं इस तरह से ऊपर लिखता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। क्वेश्चन में याद रखना ऑपरेशन बोला गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एक्ट के से ही रिलेटेड कि एक्ट कब आए। इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। तो इन विच ईयर डिड द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन, हिंदी में मैं बोलता जाऊंगा तो हिंदी वाले भी शांति से सुनेंगे। ये एक्ट ऑपरेशन में कब से आया था, ऑपरेशन में कब से आया था? तो 1947 में आया था, 1949 में आया था, 1953 में आया था, या फिर 1963 में आया था। बड़े प्यार से सुनना, बड़े प्यार से समझना। यदि एक्ट स्पेशल क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़िए तो ये चुटकियों का खेल होगा आप सभी के लिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, याद रखना है सभी को, 1 अप्रैल 1947 को, 1 अप्रैल
1947 को ये एक्ट जो है आपको देखने को मिला था, ऑपरेशन में आ गया था, देखने नहीं मिला था सॉरी, ऑपरेशन में आ गया था, लागू हो गया था पूरी तरह से देश में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन 1 का ए, इस तरह से आप लोग आंसर देंगे, या फर्स्ट का ए, जो भी कन्वीनियंट लगता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, मैं सभी के कमेंट जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपको बताना। देखिए मैंने 1947 यहाँ पर अलग से क्यों लिखा है, ये इसका मतलब नहीं है कि मैं भूल गया हूँ लिखना, नहीं, इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लिखा मिले, मान लो आप पढ़ रहे हो और कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लिखा मिलता है तो आगे से 1941 बोलना है। या फैक्ट्रीज एक्ट आप कहीं पढ़ते हैं सुनते तो उसमें आगे से नहीं लगा है तो अपने मन से लगा देना है 1948। तो ये क्या होगा, जब आप एक्ट से रिलेटेड डेट्स को इस तरह से रिकॉल करते जाएंगे, या किसी भी डेट को जब आप उससे रिलेटेड जब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और आप इसे रिकॉल करते हैं, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं याद करना। चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, आसान हो जाती हैं याद करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी यहाँ पर बात हो रही है आपकी कि भाई चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का करेक्ट ऑब्जेक्टिव, सही ऑब्जेक्टिव क्या है, सही उद्देश्य क्या है। पहला है टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक, इलीगल स्ट्राइक्स को रोकना, जो अवैध हड़तालें होती हैं उन्हें रोकना। ऑप्शन बी है टू प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, और ऐसे मेजर्स लेके आना जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखने में काम करेंगे। सी ऑप्शन आपका बोलता है टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कमैन इन मैटर्स ऑफ ले ऑफ, रिट्रीचमेंट, रॉन्गफुल डिसमिसल। और जो वर्कमैन होते हैं उन्हें गलत तरीके से यदि उनका डिसमिसल किया गया है, उनके ले ऑफ किया गया है, उन्हें उनका रिट्रीचमेंट किया गया है, तो उन मुद्दों पर उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कराना, राहत मुहैया कराना। और चौथा ऑप्शन इसका ऑल ऑफ देम। चौथा ऑप्शन क्या है इसका, ऑल ऑफ देम। सभी बच्चे आंसर देंगे, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए मेरे पास। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस सी बात है, ये चारों के चारों पॉइंट ही आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का उद्देश्य है, ताकि आप अवैध हड़तालों को, इलीगल स्ट्राइक्स को रोक सकें, आप अच्छे रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच उन्हें प्रिजर्व कर सकें, सिक्योर कर सकें, और जो ले ऑफ्स होते हैं गलत तरीके से, या डिसमिशल होते हैं गलत तरीके से, या रिट्रीचमेंट होता है, इनसे यदि कोई मुद्दे बनते हैं तो उन्हें समाधान कर सकें। तो ये चारों के चारों जो हैं बिल्कुल सही पॉइंट है। तो आपके 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला है बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1947 विच एक्ट टुक केयर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया था 1947 में, उससे पहले भी तो डिस्प्यूट होते थे। तो भाई ये एक्ट तो 47 में आया, तो उससे पहले ऐसा कौन सा एक्ट था जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से डील करता था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1929, रॉयल कमीशन एक्ट 1934, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट 1947, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो 1947 में आए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पहले डिस्प्यूट के लिए काम करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों इसका, ऑप्शन ए है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। तो तीसरे का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। सभी बच्चे लास्ट में जाने से पहले लाइव चैट में या जो लाइव क्लास के बाद देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बता के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट आउट ऑफ द डिफेक्ट इन द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ध्यान से समझना, ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात नहीं हो रही है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि 1947 में आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उससे पहले कौन सा एक्ट काम कर रहा था, ये एक्ट काम कर रहा था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ठीक है, अब 1929 यदि उससे पहले काम कर रहा था तो 1929 में से कौन से डिफेक्ट थे, ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंट्रोड्यूस करना पड़ा? तो पहला ऑप्शन है रिस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द राइट्स ऑफ स्ट्राइक। तो जो अधिकार थे हड़तालों के उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस पोस्ट करे गए थे। दूसरा, टू रेंडर द प्रोसीडिंग अनस्टेबल अंडर द एक्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना। और यहाँ पर जो प्रोसीडिंग थी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए वो प्रॉपर नहीं थी। सी है सॉल्यूशन टू द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था। अनरेस्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई अशांति वाली सिचुएशन आती थी तो वहाँ पर। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है ना। इस एक्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। मतलब 1947 का जो एक्ट आया उसमें हमने क्या देखा था, उसमें 3 लेयर थी, मीडिएशन था, आर्बिट्रेशन था, और जब इन दोनों से काम नहीं चलता था मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से तो हम एजुडिकेशन के पास जाते थे, ठीक है। तो इन तीनों नए मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया था, इन तीनों नई मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करा गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। आगे बढ़ते हैं और अगला जो एक्ट है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। द इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलेंट्री ब्लैंक एंड कंपल्सरी ब्लैंक। जो औद्योगिक शांति है वो किसके माध्यम से सिक्योर करी जाती है? वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, ऐच्छिक, और कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। तो अनिवार्य कौन सी चीज़ है और ऐच्छिक कौन सी चीज़ है इनमें से? ऑप्शन है कंप्रोमाइज एंड आर्बिट्रेशन, एजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन, वर्क कमेटी एंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, एंड नेगोशिएशन एंड एजुडिकेशन। नेगोशिएशन एंड एजुडिकेशन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नेगोशिएशन एंड एजुडिकेशन। नेगोशिएशन वॉलेंट्री होता है और एजुडिकेशन कंपलसरी होता है। नेगोशिएशन वॉलेंट्री होता है, एजुडिकेशन कंपलसरी होता है। भाई एजुडिकेशन बनाए ही गए हैं हमारे पास, हमने देखा लेबर कोर्ट्स बनाए हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं, नेशनल लेबर ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं, कोर्ट्स बनाए हैं। तो ये सारे के सारे काम, ये सारी की सारी जो बॉडीज़ होती हैं एजुडिकेशन का काम करती हैं, ठीक है। सो इट इज़ कंपलसरी बट नेगोशिएशन इज़ वॉलेंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आई मस्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो द पावर हैज़ बीन गिवन टू ब्लैंक टू रिक्वायर वर्क कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कमैन और मोर। मतलब ये पावर किसको दी गई है कि जिस संस्थान में 100 से ज़्यादा वर्कर हैं वहाँ पर एक वर्क कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। ये पावर किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास है पावर, हाई कोर्ट के पास है ये पावर, या फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास है ये पावर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई है ना, वर्क कमेटी, ठीक है। कि वर्क कमेटी में 100 मेंबर्स का क्राइटेरिया भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया सभी बच्चों को कि किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्थान में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 100 लोगों ने पिछले 1 साल में काम किया किसी भी एक निश्चित दिन में, तो वहाँ पर वर्क कमेटी कंपलसरी है। और इसको करने का जो अधिकार होता है या जो राइट होता है वो वर्क कमेटी के पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अधिकार रिजर्व रहता है, या बोले पावर रहती है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से, कि भाई जहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कर्स रहे हैं पिछले 1 साल में किसी भी एक निश्चित दिन पर, तो वहाँ पर वर्क कमेटी होना कंपलसरी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए, मूव टुवर्ड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज विच parent settlement machinery has been mentioned in the act accountable for the speedy and amicable settlement of industrial dispute। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक परमानेंट सेटलमेंट मशीनरी है ना, परमानेंट सेटलमेंट मशीनरी है जो कि इस एक्ट में दी गई है, जिसके माध्यम से आप एक तेज और सही सेटलमेंट, समझौता किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तेज गति से कम समय में और अच्छा जो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए सेटलमेंट बनाना है वो इनमें से किस मशीनरी के द्वारा आप कर सकते हैं? एजुडिकेशन ऑप्शन ए, कंसिलिएशन
ऑप्शन बी, आर्बिट्रेशन ऑप्शन सी, एंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑप्शन डी। तो ध्यान से समझिए, पहली चीज़ तो ऑप्शन डी को हटा दो, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई मशीनरी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसे हटा दो। अब मशीनरीज हमारे पास तीन है, मेथड्स या टूल्स हमारे पास तीन है इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। एजुडिकेशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब कंसिलिएशन, यदि मैं एजुडिकेशन की बात करूं सबसे पहले, तो भाई एजुडिकेशन में कौन कौन आते हैं? लेबर कोड्स आ जाते हैं, आपके नेशनल ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं और लेबर ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं। ये ट्राइब्यूनल्स मतलब कोर्ट हैं। कोर्ट कभी भी जल्दी तो डिसीजन नहीं देने वाले, बहुत कहा सुनी होगी, बहुत बहस होगी, बहुत हेयरिंग्स होगी, बहुत सारी लंबी प्रोसेस होगी, तो स्पीडी वर्ड जो है वो एजुडिकेशन तो नहीं दे पाएंगे, तो एजुडिकेशन को आप हटा दो। अब बचते हमारे पास कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। हम चलते हैं आर्बिट्रेशन के पास। आर्बिट्रेशन में हमने क्या देखा था? आर्बिट्रेशन में हमने देखा था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। आर्बिट्रेशन में चीज़ें फास्ट हो सकती, लेकिन एमिकेबल सेटलमेंट कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन आपको मैटर सेटल करके नहीं देता, आर्बिट्रेशन आपको पूरी की पूरी इंक्वायरी करके देता है, रिसर्च करके देता है, और उस इंक्वायरी या रिसर्च के बेस पर आप सारी चीज़ें करोगे। मतलब ये आर्बिट्रेशन आपको पाथ दे देगा लेकिन रिजल्ट नहीं देगा, तो आर्बिट्रेशन को भी आप यहाँ से हटा दीजिए। अब ले दे के बचता है कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन डेफिनेटली इसका आंसर है, लेकिन कैसे आंसर है जरा इसे समझ लेते हैं। कंसिलिएशन दो लोगों के द्वारा होता है, या तो एक कंसिलिएशन ऑफिसर है आपके पास, या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर से जब काम नहीं बनता तो कंसिलिएशन बोर्ड हो जाता है। कंसिलिएशन ऑफिसर या कंसिलिएशन बोर्ड बेसिकली एक मीडिएटर का काम करते हैं, है ना, मतलब मीडिएटर का ये काम करते हैं। और हम सभी को पता है कि जब तीसरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी और जो दो लोग बैठे हैं, यदि वो मीडिएशन के माध्यम से दोनों के बीच ही मैटर को सॉल्व कर लेंगे तो वो मैटर जल्दी भी सॉल्व होगा और एमिकेबल सॉल्यूशन पे भी वो पहुंचेंगे। इसीलिए कंसिलिएशन जो है वो सबसे प्यारी टेक्निक होगी किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिस्प्यूट को बहुत ईजीली, स्पीडीली और एमिकेबली सेटल करने के लिए। क्लियर? तो कंसिलिएशन में दो चीज़ें हमारे पास है, एक तो कंसिलिएशन ऑफिसर है, the one who can single-handedly do this process, and the other is conciliation board. यदि conciliation officer के हाथ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, then the case can be reference to conciliation board, ठीक है, conciliation board, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है वो 14 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होती है उसे गवर्नमेंट को, और जो कंसिलिएशन बोर्ड होता है उसे 1 महीने के अंदर, मतलब 30 डेज के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है गवर्नमेंट को। अब इससे कम समय तो कोई भी बॉडी नहीं लेती, कोई भी मेथड नहीं लेती, बाकी सारी सभी इससे ज़्यादा ही लेती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचे। तो ऑप्शन ए दिया है, इसमें गलत है, ये ऑप्शन जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा इसका, सॉरी बी होगा जो इसका बिल्कुल सही होगा, कंसिलिएशन। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही की स्क्रीन पर ये रहा, ऑन विच डेट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिसीव असेंट एंड केम इन दी स्टेट्यू बुक। अब ये समझिए, ये दिमाग का दही करेगा ये क्वेश्चन सभी बच्चों का। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1947, बी है 23 अप्रैल 1936, ऑप्शन सी है 28 अप्रैल 1937, एंड ऑप्शन नंबर डी है 11 मार्च 1947। बहुत सारे बच्चे 1 अप्रैल 1947 ला के आ जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू फैक्ट 1947 ठोको 1 अप्रैल 1947 लगा कर निकल जाओगे और वहीं पर सब कुछ कचड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है। 1 अप्रैल 1947 को, 1 अप्रैल 1947 को ये केम इनटू ऑपरेशन, ऑपरेशन में आया था, मतलब थ्रू आउट द कंट्री से इम्पोज कर दिया गया था। इट केम इनटू ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में आया था 1 अप्रैल 1947। ऑपरेशन में आने से पहले इस एक्ट को सहमति मिली होगी दोनों सदनों की, ठीक है, और उसे स्टेट्यू बुक में लिखा गया होगा, मतलब उसे उसके राजपत्र में लिखा गया होगा। तो 1 अप्रैल 1947 इट केम इनटू ऑपरेशन, एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि रिसीव्ड फाइनल असेंट, आखिरी सहमति से जो मिली थी वो 11 मार्च 1947 को मिली थी, एंड इट गॉट रिटन इन स्टैट्यू बुक ऑन 11 मार्च 1947। और इसके बाद 1 अप्रैल 1947 को इट केम इनटू ऑपरेशन, ठीक है। आई होप चीज़ यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक मीन्स एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग देयर टू बाय एनी लेबर कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सी एक चीज है जो एक इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन होती है, जो कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के केस में कोई भी कोर्ट, लेबर कोड जो है वो देती है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और एक बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये चीज़ मैंने बिल्कुल इसकी डेफिनेशन में यही वर्ड लिखवाए हैं, तो पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर उठा के मैंने रखी है एज इट इज, इसको बिल्कुल भी नहीं घुमाया। और यदि फिर भी आपको याद नहीं है तो आपको क्लास बहुत अच्छे तरीके से एक बार और देख लेनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सी एक ऐसी मेथड है जो फाइनल डिटर्मिनेशन या इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करती है किसी भी केस में। बैंकिंग कंपनी, क्लोजर, अवार्ड, कंसीलिएशन, प्रेसिडेंस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अवार्ड। अवार्ड क्या होते हैं? कोई भी लेबर कोड जो अपने फाइनल डिटर्मिनेशन देता है, फाइनल डिसीजन देता है, फाइनल पॉइंट्स देता है, उससे हम अवार्ड बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स डज अ कंसीलिएशन बोर्ड कंसिस्ट ऑफ एज पर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर बात करेगी कि कंसीलिएशन बोर्ड में कितने मेंबर हो सकते हैं। कंसीलिएशन बोर्ड में कितने मेंबर हो सकते हैं? ऑप्शन ए चेयरमैन एंड 2 and 4 अदर मेंबर, ऑप्शन बी चेयरमैन एंड 1 more मेंबर, ऑप्शन सी चेयरमैन एंड 5-6 अदर मेंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर। अब यदि आपने थोड़ी सी भी मेरे क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपने ये कहीं भी 3 ऑप्शन तो कहीं देखे नहीं है, 1 मेंबर, 5-6 मेंबर, 10 मेंबर हमने कहीं नहीं देखे हैं। हमने क्या देखे हैं? जैसे हमने ट्राइब्यूनल्स में देखा तो केवल 1 मेंबर बॉडी है, सारे के सारे ट्राइब्यूनल जो है वो 1 मेंबर बॉडी हैं। हमने कंसीलिएशन बोर्ड में देखा है कि इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 या 4 अदर मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन है आपका, 2 या 4 अदर मेंबर हैं। यदि 2 मेंबर हैं तो इनमें से एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव है, एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है। 4 मेंबर हैं तो यहाँ से 2 वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके। गॉट इट? आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कोड ऑफ इंक्वायरी हमने देखा। कोड ऑफ इंक्वायरी कैसी बॉडी है? कोड ऑफ इंक्वायरी 1+2 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन एंड 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टीज। चलिए मूव टुवर्ड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट अनलेस he has been the presiding officer under any provincial or state act for not less than blank year। मतलब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता? जब तक कि उसके पास कम से कम इतने साल का किसी भी तरह के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अनुभव ना हो। ऑप्शन ए 2 साल का, बी 10 साल का, सी 5 साल का, या डी 15 साल का। माफी चाहूँगा ये पॉइंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की योग्यताओं में लिखवाना भूल गया था। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको लिखवाई हैं, लेकिन ये वाली लाइन लिखवाना भूल गया था। 7 साल वाला पॉइंट तो हमने देखा है, लीगल ऑफिसर वाला, लेकिन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि पूछ लिया जाए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बनना है तो उसके लिए 5 साल की सर्विस रहेगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाउ मेनी पर्सन शैल अ नेशनल ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ विच इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल ट्राइब्यूनल में कितने मेंबर होने चाहिए जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा? अब यहाँ पर याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी लिखा मिल सकता है, नो वरीज। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। हम सभी ने देखा था कि जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, कोई भी ट्राइब्यूनल हो इंक्लूडिंग लेबर कोड, दे ऑल आर 1 मेंबर बॉडी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिस्कस अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोड। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डिस्क्वालिफिकेशंस किस सेक्शन में मिलेंगे हमें? सेक्शन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका सही आंसर है 7C। सही आंसर क्या है? 7C सेक्शन में मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड मिनिमम एज ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन द ऑफिस टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल। मतलब लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल में जिसे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है उसकी मिनिमम एज क्या होती है? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड इट इज 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे स्क्रीन पर ये रहा। As per section 8, if a vacancy arises in the office of the presiding officer of a labor court, tribunal or national tribunal, or in the
or in the chairman's office in the case of national tribunal, the blank and in any office of the blank shall appointed another person to accordance with the provisions of the act. Central government for the both, appropriate government for the both, central government, appropriate government, central government. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट में, तो इन केस ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इसके अलावा जो बचे आपके ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट बचे उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि नेशनल ट्राइब्यूनल मतलब ऐसे मुद्दे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, वहाँ पर जो नेशनल इकोनॉमी को हिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और फिर बाकी में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आएगी। अब यहाँ पर एक डाउट अराइज हो सकता है कि सर आपने तो ये बताया था मुझे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, तो वहाँ पर यदि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब इन केस यदि हम बात करेंगे लेबर कोर्ट की या ट्राइब्यूनल्स की, तो लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल बेसिकली स्टेट लेवल पर होती हैं, और स्टेट लेवल पर होती है तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को डील करती हैं मेनली जो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टेट ऑन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। तो जो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल कौन प्ले करेगी? स्टेट गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट नेशनल ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट नहीं करा सकती, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराएगी, इसीलिए नेशनल ट्राइब्यूनल के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होता है आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डू द लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स एंड नेशनल ट्राइब्यूनल सबमिट देयर अवार्ड ऑफ द डिस्प्यूट? मतलब जो अवार्ड्स होते हैं, मतलब उनके जो फाइनल या इंटरिम डिटर्मिनेशंस होते हैं वो कहाँ पर सबमिट करे जाते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर को, या फिर कंसिलिएशन को। ठीक है, तो भाई बहुत कॉमन सा आंसर है, किसको करा जाएगा? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि देखिए दो में डाउट हो सकता था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली क्या होता है, देखो एम्प्लॉयर को तो करने का कोई रोल ही नहीं है, कंसिलिएशन उससे बहुत छोटा है ट्राइब्यूनल से, कंसिलिएशन के हाथ से जब बात चली जाती तभी तो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन के हाथ से भी निकल गई तब एजुडिकेशन होता है। और ठीक है, तो भाई इन दोनों के पास तो भेजेगी नहीं। अब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो भाई ये जो बॉडी होती हैं आपकी लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जहाँ जैसी हैं, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the time period in which all the award of the arbitration are to be published from the date of it received by the appropriate government? लेबर कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल्स और ट्राइब्यूनल ने जब अपने अवार्ड्स दे दिए तो वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। जिस डेट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिले उसके कितने दिन के अंदर इसे अवार्ड को जो है पब्लिश कराना होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, विद इन 30 days, एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द डेट ऑफ ऑपरेशन इज नॉट मेंशन इन द अवार्ड देन अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन ऑफ 1 और 3 व्हेन इज द अवार्ड पुट इनटू द इफेक्ट? है ना, 1 month after the date of enforcement, 1 on the date of enforcement, 1 week after the day of enforcement, या फिर none of the above। ठीक है, तो यदि मेंशन नहीं होगा तो ऑन द डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिस डेट को अवार्ड का एनफोर्स करा गया उसी डेट पर उन्हें क्या होगा, अवार्ड को इफेक्ट में लिया जाएगा, उन्हीं उसी डेट से उनकी कंडीशंस को फुलफिल माना जाएगा और अप्लाई कर दिया जाएगा उस केस पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे के सारे एमसीक्यूज खत्म होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्ट 1947 पर जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पूछे हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप सभी लोगों ने एंजॉय भी करा होगा। कोई और डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ वेरी ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय।